Hello guys, welcome back to my YouTube channel HRM Pillar. This is Mahima here. So today I'm going to discuss a very important topic which is related to UGC NET exam, especially code 55, that is labor welfare or HRM, and the topic is sources of recruitment. So guys, जो मैं last video में जो topic लेकर आई थी वो मैंने overall meaning recruitment का discuss किया था कि meaning क्या होता है and features and objectives and काफी कुछ recruitment के बारे में discuss किया था. तो अब जो next मैं topic लेकर आई हूँ sources of recruitment, क्योंकि गाइस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं जो कि यूजीसी नेट एग्जाम में स्पेशली आते हैं. इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसकी अलग से स्पेसिफिक एक सिंगल वीडियो बनाऊं जिससे आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझ में आए. सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो, जस्ट लाइक माय चैनल, शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सो गाइस, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कंटेंट्स डिस्कस कर लेते हैं. इसमें सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है मीनिंग, ना रिक्रूटमेंट का नहीं बट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का. दैट मीन्स कि सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है. देन हम डिस्कस करेंगे जो दो टाइप्स होते हैं हमारे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, दैट इज इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज. ओके गाइज, उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि फीचर्स क्या होते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के, वो भी सेपरेटली. दैट मीन्स कि मैं इंटरनल के और एक्सटर्नल के अलग अलग आपको फीचर्स बताऊंगी. अगर मैं आपको फीचर्स बताऊंगी गाइज तो आपको उसमें ना डिफ्रेंशिएट करना भी आ जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि आपको ऑड वन आउट फीचर को सिलेक्ट करना होता है कि जो इंटरनल का है या फिर एक्सटर्नल का है, तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे उनके फीचर्स को पढ़कर कि एक्सटर्नल में क्या फीचर्स होते हैं एंड इंटरनल में क्या फीचर्स होते हैं. आई नो गाइज, ये आपको स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि मैं चाहती थी कि आपको डिटेल में डीपली समझ में आए कि सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट होता क्या है. सो गाइज, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था रिक्रूटमेंट के बारे में. रिक्रूटमेंट ये होता है कि पूल ऑफ कैंडिडेट्स को हम मोटिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं कि वो किसी एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करें. उसकी पूरी डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी पहले बना चुकी हूँ. अगर जिसने भी नहीं देखी हो तो प्लीज पहले जाके उस फर्स्ट वीडियो रिक्रूटमेंट को देखें, उसके बाद इस वीडियो पर आए, दैट इज सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. तो स्टार्ट करते हैं. मीनिंग. So every organization has a portion of choosing the candidates for its recruitment processes. अब इसमें ये कहा गया है कि सब ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने तरीके से अपने अपने कैंडिडेट्स को रिक्रूट करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस को चूज करते हैं. और मोटा मोटा देखा जाए तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, दैट इज इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्सेज. ओके, सो गाइज, जो इंटरनल सोर्सेज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. द सोर्सेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ टू फिल अ पोजीशन इज नोन एज इंटरनल रिसोर्सेज. ओके, अब इसका मतलब है कि अगर हम किसी ह्यूमन रिसोर्स को या फिर अगर हम किसी एम्प्लॉय को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में ही फुलफिल कर रहे हैं वो पोजीशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो एम्प्लॉय ऑलरेडी काम कर रहा है और हम उसको उसी में से कहीं और डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर रहे हैं या फिर उसको और बेटर पोजीशन दे रहे हैं, इंटरनली हमने उस पोजीशन को फिल कर लिया, उसको कहते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जैसे कि उसका नेम भी उसको सजेस्ट करता है, सेटिस्फाई करता है. सेकेंड कम्स एक्सटर्नल सोर्सेज. एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या होता है, रिक्रूटमेंट कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल द अदर सोर्सेज, मतलब इंटरनल को छोड़कर बाकी जितने भी सोर्सेज होते हैं जिससे हम कैंडिडेट को रिक्रूट करते हैं, किसी इंप्लॉय को रिक्रूट करते हैं, उसको कहते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज. अब वो कुछ भी हो सकता है, वो आउटसोर्सिंग की एजेंसी भी हो सकती है, वो एडवर्टीजमेंट भी हो सकता है, कोई भी अलग टाइप का सोर्स हो सकता है. जितने भी अलग अलग सोर्सेज होते हैं इंटरनली नहीं करते हैं उनको एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं. बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा मीनिंग. अब हम आते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पे. सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब है कि मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल. अब जो मैंने इंटरनल बताया है मैं पहले वो बता देती हूँ आपको. इंटरनल में जो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है वो है ट्रांसफर, प्रमोशन, अपग्रेडिंग, डिमोशन, रिटायर्ड एम्प्लॉयज, रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज, डिपेंडेंट्स एंड रिलेटिव्स ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉयज. अब गाइस, कभी कभी क्या होता है ना कि अगर हम कभी बुक्स में भी पढ़ते हैं या फिर हम काफ़ी साइट्स पर भी देखते हैं तो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में इंटरनल में सिर्फ ट्रांसफर और प्रमोशन लिखा हुआ आता है. इस बार इसीलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है क्योंकि मैं इसमें डिटेल्ड आपको और ऑप्शंस और सोर्सेज बताना चाहती थी कि सिर्फ इंटरनल रिक्रूटमेंट में ट्रांसफर और प्रमोशन ही नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे इंटरनली हम लोग रिक्रूट कर लेते हैं, जैसे कि अपग्रेडिंग, डिमोशन, रिटायर्ड एम्प्लॉय, रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय, डिपेंडेंट एंड रिलेटिव ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय. तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी एक एक वन बाय वन को डीपली डिस्कस भी करने वाली हूँ. देन कम्स ऑन द अदर साइड द एक्सटर्नल सोर्सेज.
इसमें जो पहला मैंने लिखा है वो बहुत इजी है पहचानना। आपको आपको अगर मैं यहाँ पे ऊपर हेडिंग नहीं भी लिखती तो आपको पता चल जाएगा कि जो हमारे इस तरफ है ट्रांसफर प्रमोशन वो हमारे सारे इंटरनल हैं, और जो हमारे इस राइट साइड में है वो हमारे सारे एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। अब देख लेते हैं। प्रेस एडवर्टीजमेंट, प्रेस एडवर्टीजमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, प्लेसमेंट एजेंसी, आउटसोर्सिंग, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, एम्प्लॉय रेफरल, रिक्रूटमेंट एट अ फैक्ट्री गेट एंड अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट, ये सारे जितने भी राइट साइड में हमें दे रखे हैं सोर्सेज, ये हमें एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट दे रखा है। गाइज मैंने हेडिंग को इतना ज्यादा इस यहाँ पे इसलिए फोकस नहीं किया क्योंकि अभी मैं आपसे आगे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, तो मैं नहीं चाहती थी कि आप मेरी वीडियो में से देख के आप मुझे आंसर करें, तो इसलिए मैंने ना इसमें हेडिंग हटा दी है। बट मैं चाहती हूं कि आप अपने आप ही डिफरेंशिएट करने की कोशिश कीजिए कि जो भी आपको प्रेस एडवर्टाइजमेंट होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है, जिसका भी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं होता, वो ऑब्वियसली एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में आते हैं। ओके, तो राइट साइड में जितने भी दे रखे हैं दैट कम्स इन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। ओके, अब हम वन बाय वन आ जाते हैं। इंटरनल सोर्सेज पर सबसे पहले डिस्कस करते हैं। पहला है ट्रांसफर। व्हाट इज ट्रांसफर? द एम्प्लॉय विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी एंड एक्सपीरियंस। वेरी इजी। अगर किसी एम्प्लॉय को उसके एफिशिएंसी और उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं, उसको ट्रांसफर कहते हैं। सेकेंड कम्स प्रमोशन। प्रमोशन इज डिफरेंट देन ट्रांसफर गाइज, डोंट वरी, मैं डिफरेंस बताऊंगी। प्रमोशन का ये मतलब होता है कि एम्प्लॉय को दूसरे डिपार्टमेंट में तो ट्रांसफर किया ही जाता है, बट इसमें एक एडिशनल जो चीज ऐड हो जाती है वो ये हो जाती है कि उसको और बेनिफिट्स मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन और सैलरी, एंड उसको ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, उसको ग्रेटर टास्क मिलता है, उसका काम बढ़ जाता है बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस एंड एफिशिएंसी। अगर उसमें एफिशिएंसी होगी, एक्सपीरियंस होगा, तो हम उसको प्रमोट करेंगे। तो ये तरीका होता है कि किसी प्रमोशन के लिए ऊपर की कोई जगह खाली है और आपने किसी एम्प्लॉय का वहीं के वहीं उसके बेसिस परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसका प्रमोशन करके वो जो पोजीशन थी उसको फिल कर दिया, तो ये होता है तरीका इंटरनली आपने रिक्रूट कर लिया, इंटरनली आपने उस पोजीशन को फिल कर लिया। अब इसका डिफरेंस बता देती हूँ, मैंने इसमें इसलिए ये डिफरेंसेस का यहाँ पर मेंशन किया है। तो बेसिस देख लेते हैं। मूवमेंट, ट्रांसफर का क्या मूवमेंट होता है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। मतलब हॉरिजॉन्टल मींस लाइक सेम कैलिबर, सेम टास्क, सेम सैलरी, जस्ट ट्रांसफरिंग हिम फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट सो दैट कि बोर्डम ना हो उसको काम करने में। एंड इंटरनली अगर कोई चला गया है और एक डिपार्टमेंट में ज्यादा लोग हैं और दूसरे में कोई किसी को इमरजेंसी हो गई, उसने जॉब छोड़ दी, वो पोजीशन वेकेंट हो गई, तो हम उसको जो वहां पे एक्स्ट्रा था पिछले डिपार्टमेंट में उसको वहां से उठा के इस डिपार्टमेंट में रख देंगे। तो हमने क्या किया? हमने इंटरनली डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट उसको रिक्रूट कर दिया, बट उसका वही काम रहेगा, वही सैलरी रहेगी, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा, तभी वो ट्रांसफर में आएगा। दैट इज वाई ट्रांसफर इज नोन एज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। सेकेंड, हम अगर हम इसी के प्रमोशन में देखें तो प्रमोशन वर्टिकल मूवमेंट होता है, दैट मीन्स इट गोज अपवर्ड। अपवर्ड क्यों? अभी मैंने बताया प्रमोशन के बारे में, आपकी कंपनसेशन बढ़ता है, आपको बेनिफिट्स ज्यादा मिलते हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाती है, आपका काम बढ़ जाता है, आपका वर्क टास्क, वर्कलोड सब कुछ बढ़ जाता है, एंड आपकी इमेज है ऑर्गेनाइजेशन में वो ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि आप बड़ी पोस्ट पर आ जाते हैं। दैट मीन्स इट मीन्स प्रमोशन। तो ये वर्टिकल मूवमेंट होता है। तो इसका मतलब ये आपका इंटरनली आपने प्रमोशन करवा लिया या हो गया आपका थ्रू आपके एफिशिएंसी की वजह से। अब इफेक्ट में देख लेते हैं। चेंजेस इन ड्यूटी एंड वर्किंग कंडीशन बट इट डजंट चेंज स्टेटस एंड सैलरी। मैंने अभी बताया आपकी ड्यूटी थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, वर्किंग कंडीशन काम करने की जगह चेंज हो सकती है, बट आपका स्टेटस और आपका सैलरी, आपका वर्क पोस्ट वो चेंज नहीं होगा। बट प्रमोशन के केस में क्या होता है? आपकी अथॉरिटी भी चेंज हो जाएगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाएगी, आपकी ड्यूटीज, सैलरी और स्टेटस सब कुछ चेंज हो जाएगा, इवन द पोस्ट एज वेल। ठीक है, बेनिफिट क्या मिलता है इसमें? क्या होता है कि अगर किसी भी वन डिपार्टमेंट में, जैसे अभी बताया, एक डिपार्टमेंट में डेफिशिएंसी हो गई, कोई छोड़ के चला गया, तो आपने उस जो, और अगर पिछले डिपार्टमेंट में सरप्लस में कोई पड़ा हुआ था, ज्यादा था वहां पे कोई काम करा, तो उसको उठा के वहां से इस डिपार्टमेंट में रख देंगे। तो वो एक बेनिफिट है ट्रांसफर में, इंटरनली एक बेनिफिट एडवांटेज मान सकते हो कि आपने उस डेफिशिएंसी को इंटरनली फिल कर लिया। और प्रमोशन के केस में क्या होता है? ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी को प्रमोट करेंगे, किसी को प्रमोशन देंगे, कंपनसेशन बढ़ाएंगे, तो वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन फील करेगा और सेटिस्फाइड रहेगा विद द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड हमारा आता है अपग्रेडिंग।
Upgrading means refers to the upward movement of an employee from one job to higher one with increase in salary, status and responsibility. अब ये भी प्रमोशन जैसा होता है, बट इसमें आपको गाइज मैंने इस पॉइंट को अलग से इसलिए मेंशन किया, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होती है, आपका स्टेटस चेंज होता है, आपकी सैलरी एंड कंपनसेशन चेंज होती है, आपको नई जो पुरानी जॉब है उससे थोड़ी अपडेटेड और हायर पोस्ट की जॉब मिलती है। बट अपग्रेडिंग को हमने प्रमोशन से डिफरेंट इसलिए किया है बिकॉज प्रमोशन इज परमानेंट। अगर आप एक बार प्रमोट हो जाते हो बड़ी पोस्ट के लिए तो दैट मीन्स यू आर प्रमोटेड। अपग्रेडिंग मीन्स दैट इट कैन बी टेम्पररी एज वेल, इट डिपेंड्स अपॉन द लाइक द नीड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। जैसे ही अगर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस थोड़ी सी भी बिगड़ी तो वी कैन जस्ट डिमोट हिम। डिमोट भी मैं बताने वाली हूँ आपको नेक्स्ट पॉइंट में, तो डोंट वरी। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा प्रमोशन से हमने डिफर किया है। प्रमोशन को हम ट्रांसफर के साथ ही रखेंगे, अपग्रेडिंग को हम डिमोशन के साथ रखेंगे। तो ये पेयर्स में हमने इंटरनल रिक्रूटमेंट को डिस्कस करना है। डिमोशन देख लेते हैं। डिमोशन रेफर्स टू अ परमानेंट रीअसाइनमेंट टू अ लोअर पोजीशन, एज द नेम सजेस्ट। डिमोशन का मतलब होता है किसी परमानेंट एम्प्लॉय को उसको डिमोट कर देना लोअर पोजीशन के लिए, बिकॉज उसका जो काम था इट कैन बी बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस, हिज और हर परफॉर्मेंस, क्योंकि प्रीवियस में जो उन्होंने परफॉर्मेंस किया वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था तो उसका डिमोट हो गया। डिमोशंस वॉलंटरी भी हो सकते हैं और इनवॉलंटरीली भी हो सकते हैं। अब इनवॉलंटरी और वॉलंटरीली का ये मतलब हो सकता है कि ड्यू टू अगर परफॉर्मेंस ज्यादा पुअर है, पोजीशन की एलिमिनेशन ही हो गया, वो पोजीशन की ही जरूरत नहीं पड़ी तो उसको किसी नीचे की पोजीशन पर डाल दिया, या फिर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया कि उसने कुछ ऐसा किया जिससे कि उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ गया, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है उनके ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पढ़ा होगा आपने, तो उसमें ही कुछ रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है तो उसको डिमोट कर दिया। तो ये भी तरीके होते हैं कि वो हम इंटरनली ही अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं। फिफ्थ आता है रिटायर्ड और रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय। Internally retired employee can also be recruited in case of shortage of qualified. Very easy. Retrenched और retired employee को भी हम वापस ले सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास वर्कलोड ज़्यादा आ गया है तो हम जो पुराने हमारे एम्प्लॉयज़ थे उनको वापस बुला सकते हैं काम करने के लिए और उनको रिक्रूट कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल गाइज मैं आपको देना चाहूँगी। जब बैंक्स में GST अप्लाई हुआ था तो काफ़ी सारे रिट्रेंच्ड एंड रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को वापस बुलाया गया था, क्योंकि उस वक्त काम बहुत बढ़ गया था। रात के 12-12 1-1 बज जाते थे लोगों को अपना काम कंप्लीट करते करते। तो इसलिए बैंक्स में रिटेंच और रिटायर्ड एम्प्लॉयज का इंटरनल रिक्रूटमेंट हुआ था। एंड इससे क्या होता है, आपकी कॉस्ट बचती है, आपका टाइम बचता है। ऑलरेडी वो एम्प्लॉय आपके कल्चर के साथ अवेयर है और ऑलरेडी वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर आपके कंपनी की जानता है। तो बहुत एडवांटेजेस होते हैं अगर आप किसी रिटायर्ड या रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय को वापस बुला लो अगर इन केस वर्कलोड है। Then comes the sixth point, that is dependent and relatives of deceased employee. Very easy. ये भी internally आता है, क्योंकि भाई internal इसलिए आता है क्योंकि वो already employee काम कर रहा था। अगर उसके साथ ऐसा कुछ हुआ, God forbid अगर उसकी accident हो गया कहीं पे, तो and he is now not able to work, तो उनके dependents work कर सकते हैं या फिर उनके कोई relative work कर सकता है। अगर वो disable हो गए तो उनके कोई relative work कर सकता है। तो वो internal ही आएगा जिससे कि उसकी family cost of living अपनी चला सके और दूसरों पे dependent ना रहे। ठीक है, तो ये इंटरनली रिक्रूटमेंट हमने सारे पूरे कर लिए हैं। अब हम फीचर्स पे आ जाते हैं। फीचर्स में एडवांटेज भी दिखेंगे और डिसएडवांटेज भी दिखेंगे। मतलब क्या है, आपको इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों दिखेंगे क्योंकि फीचर्स हमने ओवरऑल लिया है। तो पहले देखते हैं, कोई न्यू इन्फ्यूजन नहीं होता, न्यू ब्लड का न्यू टैलेंट कुछ नहीं आता है। अंदर ही अंदर जो पुराने थे एम्प्लॉयज उन्हीं को रिक्रूट कर लिया, तो नो फ्रेश टैलेंट, ओके, नो न्यू ब्लड। क्विक प्रोसेस होता है, जल्दी इंटरनली हो जाता है, सेफ कॉस्ट, वेरी like this is very obvious. Then comes no fresh talent, it works as a tool of motivation, जैसे in case of promotion and upgrading. चॉइस इज वेरी लिमिटेड, क्योंकि आपके पास उतनी ही चॉइस है आपको इंटरनली आपको रिक्रूट करना है। देन ये अवेयर है आपके कल्चर और आपके क्लाइमेट से, एंड ये अवेयर है आपके कंपनी के पॉलिसी से। तो ये फीचर्स हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट के। फटाफट गाइज एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पे आ जाते हैं। पहला है प्रेस एडवर्टीजमेंट। Advertisements of vacancy in newspapers and journals are widely used. Okay, this source has a very wider reach. इसमें क्या होता है, एज एडवर्टीजमेंट्स हम निकालते हैं न्यूज़पेपर पे कि इस चीज़ की वैकेंसी है और जर्नल में वैकेंसी निकाल देते हैं, तो ये बहुत वाइडली यूज होता है क्योंकि इसका ना बहुत वाइडर रीच होता है। अगर आप किसी भी न्यूज़पेपर में या जर्नल में आप अगर एडवर्टीजमेंट निकालेंगे तो उसको ओवरऑल सब देखेंगे, बट इसका एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है कि कॉस्ट बहुत लगती है। देन कम्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वेरियस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये बहुत ही बड़े सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के, क्योंकि इसमें आपको वेल क्वालिफाइड एग्जीक्यूटिव्स, इंजीनियर्स एंड मेडिकल स्टाफ मिल सकता है।
आपको कोई भी जिस पोजीशन के लिए चाहिए हो आपको बहुत इजीली से मिल जाता है। एंड ऑल्सो दे प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर कैंपस इंटरव्यूज एंड प्लेसमेंट्स, कैंपस इंटरव्यू प्रोवाइड करते हैं एंड उसको हम ओवरऑल एक पॉइंट बोलते हैं, दैट कम्स अंडर कैंपस रिक्रूटमेंट। आपने सुना होगा गाइस, आपके भी कॉलेजेस में कैंपस रिक्रूटमेंट होता होगा, ऑब्वियस है, एंड उसमें इंटरव्यूज एंड प्लेसमेंट्स होते होंगे। सो गाइस क्विज का टाइम आ गया है, फटाफट से बीच बीच में मैं वीडियोस में पूछती जाऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल में कौन सा ऐसा ये जो फीचर है इसमें से ये वाला कौन सा आपको ऑड वन आउट चुनना है जो नहीं है। फर्स्ट इज सेव कॉस्ट, सेकंड इज सेव टाइम, थर्ड इज फ्रेश टैलेंट एंड फोर्थ इज टूल ऑफ मोटिवेशन। तो सेव टाइम सही है, सेव कॉस्ट सही है, टूल ऑफ मोटिवेशन सही है। क्या फ्रेश टैलेंट इज द राइट आंसर? yes, fresh talent is the right answer because fresh talent is not a feature। यहाँ पे क्वेश्चन है not a feature, मतलब fresh talent तो भाई आता ही नहीं है ना इंटरनल सोर्स में, so fresh talent is the right answer। तो आगे बढ़ते हैं। देन अब हम वापस से एक्सटर्नल रिसोर्सेज को डिस्कस कर रहे थे, उस पर वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है प्लेसमेंट एजेंसी। प्लेसमेंट एजेंसी क्या होता है? बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म्स चलती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी कह सकते हैं उन्हें, जो सिर्फ रिक्रूटमेंट का ही काम संभालती हैं। उनका काम रिक्रूटमेंट के फंक्शन से होता है और वो अपने क्लाइंट से फीस चार्ज करती हैं। और जो क्लाइंट होता है वो क्लाइंट कौन होता है? ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बड़ी बड़ी। भाई वो आउटसोर्सिंग करवा लेती है कंसल्टेंसी से कि आपका काम है, आपको ये 10 की 10 पोजीशंस फिल करके देना है। अब वो कंसल्टेंसी फर्म को कहीं से भी लेकर आना है और उसको एक फी मिलती है उसके लिए। These agencies are suitable for recruitment of executives and specialists। ज्यादातर एग्जीक्यूटिव लेवल और स्पेशलिस्ट लेवल के ही यहाँ पर रिक्रूटमेंट की जाते हैं। इसको आरपीओ के नाम से भी जाना जाता है, दैट मीन्स रिक्रूटिंग द प्रोसेस आउटसोर्सिंग। देन कम्स एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस पूरे कंट्री में पब्लिकली। उससे क्या होता है कि जॉब इन्फॉर्मेशन निकलती है और जॉब सीकर अपने आप वहां आता है और जो एम्प्लॉयर उसको सूटेबल लगता है कैंडिडेट, उस एम्प्लॉयर उस सूटेबल कैंडिडेट को एम्प्लॉय कर लेता है। तो ये एक तरीके से जो जॉब हंटिंग चलती रहती है उस तरीके का होता है। ये गवर्नमेंट का है, प्लेसमेंट एजेंसी प्राइवेट फर्म्स के लिए थी, तो सबने अपना अपना एक सोर्स पकड़ा हुआ है। क्विज आ गया दोबारा से। ट्रांसफर एंड प्रमोशन कम्स इन व्हाट? इंटरनल, एक्सटर्नल, बोथ या नन? अब आपको बताना है कि ट्रांसफर एंड प्रमोशन कौन से रिक्रूटमेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में आता है। तो वेरी इजी, इंटरनल में आता है, इंटरनली हो जाता है। सो द राइट आंसर इज इंटरनल सोर्स। अब आते हैं अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स। मेनी जॉब सीकर्स विजिट द ऑफिस। अब इसमें क्या होता है कि सीधा के सीधा आप वॉक इन्स दे सकते हो या फिर आप कंपनी में डायरेक्ट जा सकते हो एंड एचआर के पास अपना जाके यू कैन सबमिट योर रिज्यूमे, सो दैट इफ इन एनी केस इफ एनी वेकेंट पोजीशंस कम इन फ्यूचर सो दे कैन कॉन्टैक्ट यू इफ दे फाइंड सूटेबल। ओके, तो अगर आपको वो सूटेबल देखते हैं तो वो दिल कॉल यू बैक एंड दिल टेक द इंटरव्यू। तो ये भी एक अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट टाइप का एक मेथड होता है। इससे क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो जाता है कि विदाउट एनी कॉस्ट उनके पास एक टैलेंट पूल क्रिएट हो जाता है, एक डेटाबेस क्रिएट हो जाता है प्रोबेबल कैंडिडेट्स का, और उसमें से कुछ एफिशिएंट कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं जो कि आप यूज भी कर सकते हैं अपने, मतलब आप उसको बुलाकर इंटरव्यू ले सकते हैं एंड आप ऑर्गेनाइजेशन में उनको फिल भी करवा सकते हैं अपनी पोजीशन। ओके, employee referral and recommendation। many organization have structured system जहां पर current employee के थ्रू वो अपने रेफर कर देते हैं फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को किसी पोजीशन को फर्म में फिल करने के लिए। इनमें कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जहां पर फॉर्मल प्रोसीजर होता है इसका भी, वहां पर रेफरल पॉलिसी चलती है, रेफर करा जाता है एंड उसकी एक अमाउंट भी दिया जाता है रेफर करने वाले को, रिक्रूटमेंट वहां पे जिस पोजीशन के लिए है। तो ये कहीं कहीं ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल एग्रीमेंट भी की तरह भी कराया जाता है। तो ये भी एक एक्सटर्नल सोर्स हुआ। फिर आता है रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट। अनस्किल्ड वर्कर्स जो होते हैं वो फैक्ट्री के गेट के बाहर खड़े रहते हैं और उनको रिक्रूट कर लिया जाता है कि अगर कोई परमानेंट वर्कर नहीं आया, उसने छुट्टी ले ली बिना बताए, तो जो खड़े हुए वर्कर्स होते हैं अनस्किल्ड होते हैं उन्हें वो एक दिन के लिए रख लेते हैं और उनको वेजेस दे देते हैं डेली बेसिस पे। मोर एफिशिएंट अमंग दीज में बी रिक्रूटेड टू फिल द परमानेंट वैकेंसीज। और इनको परमानेंट वैकेंसीज से भी भर लेते हैं, मतलब अप्लाई करवा लेते हैं। फटाफट अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। बेटर कंपटीशन रहता है क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो एक बेटर कॉम्पिटिटिवनेस आ जाएगी। टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, हायर रिस्क है क्योंकि हमें पता नहीं है कि फ्यूचर में दैट कैंडिडेट विल बी उसकी के अंदर क्या एफिशिएंसी होगी। पर न्यू ब्लड आता है, इन्फ्यूजन लॉन्ग प्रोसेस होता है, बहुत बड़े सेट ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं, क्रिएटिव आइडियाज का जनरेशन होता है,
हमें दूसरी इंडस्ट्रीज के बारे में आइडिया मिल जाता है क्योंकि वो दूसरी जगह काम करके आया होता है। इंटरनल पॉलिटिक्स कम रहती है क्योंकि प्रमोशन और ट्रांसफर के केस में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है। एम्प्लॉयज़ जो इंटरनली काम कर रहे हैं उनके अंदर मोरल और मोटिवेशन लूज हो सकता है क्योंकि उनको ना लेकर आप बाहर से किसी को बुलाकर रिक्रूट कर रहे हैं। फ्रेश टैलेंट आएगा एंड हायर कॉस्ट होती है, कॉस्ट थोड़ी हायर लगती है। ओके गाइज, तो ये थे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के फीचर्स। सो गाइज, आई होप आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी रिगार्डिंग सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। मैं ना ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स और लेकर आऊँगी एंड मुझे ये भी डिस्कस करना था कि मैं यूजीसी नेट पेपर 1 की वीडियोस भी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाली हूँ। सो गाइज प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि मैं फर्स्ट कौन सी ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊँ जिस पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक्स आपके लिए एंड आपको उस पर सख्त ज़रूरत है उस पर वीडियो बनाने की। तो सबसे पहले मैं उसी पे बनाऊंगी वीडियो, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में। एंड till then, subscribe my channel, keep sharing, keep supporting. This is Mahima signing off from the video. Goodbye.